सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने नमक नामक कहानी का विस्तार पढ़ा था कुछ भाग। आज की कक्षा में हम अगला भाग एवं अंतिम भाग पढ़ेंगे। आप सबने ध्यान से पढ़ना है और समझना है। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से सफिया कस्टम अधिकारी के पास जाकर के सारी बात सच बता देती है और उस नमक की पुड़िया को उस कस्टम अधिकारी के सामने मेज पर रख देती है। कस्टम अधिकारी भी मोहब्बत की बात कह करके और उस पुड़िया को सफिया के हैंडबैग में वापस डाल देता है। सफिया उस कस्टम के जंगले से निकलकर, जहां वो चेकिंग के लिए जंगला बना रखा था सीमा पर, उससे निकल करके प्लेटफॉर्म की तरफ आ जाती है। प्लेटफॉर्म पर उसके दोस्त, उसके भाई इंतजार कर रहे थे। वहीं पर होते हैं वो, और सफिया उनसे मिल करके और फिर उस रेल की सरहद को पार करके प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और रेल में बैठ जाती है। जैसे रेल चलती है और अटारी बॉर्डर आता है तो अटारी बॉर्डर पर जो पाकिस्तानी पुलिस होती है वो उतर जाती है और हिंदुस्तानी की पुलिस उसमें सवार हो जाती है। इतना होने के बाद भी लेखिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाहौर कब खत्म हुआ और अमृतसर कब शुरू हो गया। यहां तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज आगे देखें। एक जमीन थी, एक जबान थी। कहा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं हुए थे तब जमीन भी एक थी और सभी की वाणी भी एक थी, यानी जबान भी एक थी। एक सी सूरतें थी, यानी शक्ल भी एक सी लगती थी और लिबास एक सी वेशभूषा थी। पहनावा भी एक सा था। एक सा लहजा यानी आचरण व्यवहार भी एक जैसा था और बात करने का ढंग, तरीका, अंदाज भी एक ही था। गालियां भी एक ही सी थी। गालियां देते थे तो वो गालियां भी एक जैसी थी, कोई फर्क नहीं था। जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। कहा दोनों एक दूसरे को नवाज रहे थे, यानी सुशोभित कर रहे थे, यानी एक दूसरे को गालियां जो देते थे वो गालियां भी एक जैसी थी। ये कहें यहां बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। लेकिन एक मुसीबत, एक समस्या यह थी कि दोनों के हाथों में लोडिंग बंदूकें थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच, जो फर्स्ट क्लास डिब्बों में बैठे थे उनकी जांच सफिया जिस डिब्बे में बैठी थी उसके सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी, यानी उनकी तरफ चली जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे, जो बातचीत से और शक्ल से बंगाली लग रहे थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। उनके पास जाकर के क्या बता दिया सफिया ने कि मेरे पास नमक है, लाहौरी नमक, लेकिन है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते हुए, झिझकते हुए, हिचकिचाते हुए, यानी डर भी लग रहा था और घबरा भी रही थी, डर लग रहा था, हिचकिचा रही थी, संकोच कर रही थी। उसके मन में दुविधा चल रही थी, दिखाऊं या ना दिखाऊं। लेकिन फिर भी उनको सब कुछ कह सुनाया। अटकते हुए, झिझकते हुए, हिचकिचाते हुए सारी बात सफिया ने उन कस्टम अधिकारियों से कह दी। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते। किसको? सफिया को। फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, बड़े गौर से देखा, ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोले, इधर आइए जरा, आप थोड़ी इधर आए। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था। प्लेटफॉर्म के किनारे पर एक
कमरा होगा। वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हुए हिचकिचाई, यानी कुछ घबराई, संकोच किया। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ने, आप अंदर आइए। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। कुर्सी पर धूल मिट्टी होगी तो अपने रुमाल से उसको झटकाया और सफिया से कहा कि आप बैठें। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया, और जब पुलिस वाले को इशारा किया तो सफिया घबरा गई। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी, यानी वो डर गई। अब क्या होगा? कहा, ये तो पुलिस वालों को बुला रहे हैं, अब क्या होगा? दो चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया कि भाई ये ऐसी लेडी है कि भी इसके लिए ये कस्टम वाले चाय मंगा रहे हैं। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफा खोल दिया, यानी पहला पेज। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी, यानी उस किताब के बाईं तरफ, इस हाथ की तरफ नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। और टाइटल वाले सफे पर, जिस पे टाइटल लिखा हुआ था, शीर्षक लिखा हुआ था, उस पेज पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946 1946, ऐसा कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, कस्टम वाला बोला। उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया, बड़े गर्व के साथ कहा कि मेरा वतन, मेरा देश ढाका है, मैं ढाका का रहने वाला हूं। तो आप यहां कब आए? सफिया ने पूछा। जब डिवीजन हुआ, यानी कि भारत पाकिस्तान अलग हुआ, तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पर आए हुए सर्विस भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, लेकिन हमारा वतन तो ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था जब यहाँ आए, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। क्या जब हम यहाँ आए तो मेरी उम्र 12-13 साल थी, लेकिन नजरुल और टैगोर को हमने बचपन से पढ़ा है। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। जिस किताब को निकाल करके मेज पर रखा था सफिया के सामने, उस किताब के बारे में कह रहा है वो कस्टम अधिकारी कि मेरा सबसे जिस दिन हम यहाँ आ रहे थे तो उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे और बचपन के दोस्त ने ये किताब मुझे दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। कब दी थी ये किताब? जब मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे, यानी ढाका में आते जाते रहे हैं। वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ने कि मेरा वतन ढाका है। जो कस्टम अधिकारी था वो थोड़ा सा बुरा सा मानकर बोला कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरा वतन तो ढाका है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सफिया ने जल्दी से जवाब दिया, यानी जल्दी जल्दी से बोली, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। कहा कि पहले तो इधर ही कस्टम था, यानी चेकिंग वगैरह होती थी, अब तो उस साइड भी गोलमाल हो गया है, यानी कस्टम हो गए, सीमा शुल्क लेने लगे, चेकिंग होने लगी है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है। डाब क्या है? कुसा को बोलते हैं, आगे से नुकीली होती है, उसको डाब बोला जाता है, कुसा भी बोला जाता है। कहा वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की बात कुछ अलग है। क्या कहा उसने? वैसे तो डाब जो है कलकत्ता में भी होता है, जिस तरह से नमक यहाँ भी होता है,
लेकिन हमारे यहाँ जो डाब होता है, जो कुसा पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जमीन में उगता है, कहा कि उसकी तो बात ही कुछ और है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। कहा कि हमारी जमीन और पानी कुछ अलग ही है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी। जब उठने लगे वहां से तो उस कस्टम अधिकारी ने जो पुड़िया थी वो सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चल दिए। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ी या चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी पर के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह कस्टम अधिकारी जो सफिया का बैग लेकर के उसके आगे आगे आया था सफिया के, वह उस सीढ़ी के पास चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। सफिया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है। कहा कि पता नहीं किसका वतन कहां पर है, चाहे वह कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ है, लेकिन मोहब्बत दोनों तरफ है। कस्टम चाहे किसी भी तरफ है, चेकिंग चाहे किसी भी तरफ है, किसी भी सीमा पर है, लेकिन जो लोग रहते हैं चाहे वो इधर के हैं चाहे उधर के हैं, दोनों में मोहब्बत है, प्रेम है। यह था नमक कहानी का संपूर्ण विस्तार। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने दोबारा से पूरी कहानी को एक एक शब्द अर्थ के साथ पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।